नमस्कार, मैं डॉक्टर तपन भादविया, राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा आज कॉरपोरेट अकाउंटिंग की इस कक्षा इश्यू ऑफ शेयर्स अंशों का निर्गमन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स में जानने की कोशिश करेंगे कि जब कंपनी विभिन्न प्रकार के अंशों को जारी करती है और उसके ऊपर विभिन्न मांग राशियों की मांग करती है तो किस प्रकार से उनकी लेखा प्रविष्टि की जाती है और अंशधारी के असफल रहने पर, भुगतान करने में असफल रहने पर उनके अंशों का हरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके संदर्भ में क्या प्रावधान एवं लेखा प्रविष्टियां की जानी है, इस बात की चर्चा आज हम करेंगे। इससे पहले कि हम लेखा प्रविष्टियों के बारे में जानें, कंपनी और अंशों से संबंधित कुछ विभिन्न पहलू हैं, उन बातों का ज्ञान हमें आवश्यक रूप से होना चाहिए, उनको हम देखते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अदृश्य, मूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक एवं अविच्छिन्न होता है, जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय है और निश्चित मुद्रा मूल्य के अंशों में विभाजित होती है, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा भी होती है। अंश, शेयर्स। एक कंपनी की पूंजी बहुत बड़ी होती है, एक व्यक्ति इतना अभिधान सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकता है, अतः इस पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसी प्रत्येक इकाई अंश कहलाती है, शेयर कहलाती है। अंश स्वामित्व की एक इकाई है जिसका धारक कंपनी का आंशिक स्वामी होता है। उसे अपने द्वारा धारित अंशों की संख्या, अंशों का क्रमांक नंबर और अंकित मूल्य हेतु एक अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अंशधारी कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार अपने अंशों को अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर सकता है। अंशों के प्रकार। वैसे तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी समता अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं स्थगित अंश, डेफर्ड शेयर्स जारी कर सकती थी, परंतु 2013 की धारा 43 के अनुसार एक सीमित दायित्व वाली कंपनी अब पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, जिसको हम प्रेफरेंस शेयर कहें, तथा समता या साधारण अंश, जिसको हम इक्विटी शेयर्स कहें, जारी कर सकती है। अंशों का निर्गमन एवं आवंटन, इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एक कंपनी समावेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात पूंजी एकत्रित करने हेतु प्रविवरण जारी कर सकती है और अंशों हेतु आवेदन प्राप्त कर सकती है। सेबी के निर्देशानुसार आवेदन पर राशि निर्गमन मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन पर प्राप्त राशि को बैंक में अंश आवेदन खाते में जमा करवा दिया जाता है। न्यूनतम अभिधान, जो प्राय निर्गमन राशि का 90% होता है, हो जाने पर अंशों का आवंटन कर दिया जाता है। तत्पश्चात मांग राशि प्राप्त की जाती है। अंशों का निर्गमन सममूल्य, प्रीमियम या बट्टे पर किया जा सकता है। ध्यान रहे, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत पूर्व में कंपनी अंशों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती थी, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के बाद से इसकी धारा 53 के अनुसार अंशों को बट्टे पर जारी करना निषेध है। इसका बट्टे पर जारी एक कंपनी नहीं कर पाती है, नहीं कर पाएगी, परंतु स्व अर्जित समता अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है। कंपनी नकद के अलावा अन्य प्रतिफल जैसे व्यवसाय क्रय या अन्य व्यवसाय की कुछ संपत्तियों को क्रय करने के बदले भी अपने अंशों को सममूल्य या प्रीमियम पर जारी कर सकती है, निर्गमन कर सकती है। बकाया मांग, कॉल्स इन एरियर्स। अंशों पर मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर यह बकाया मांग कहलाती है। बकाया मांग राशि पर 5% वार्षिक ब्याज देय होता है और बकाया मांग के जारी रहने पर इन अंशों को कंपनी नियमानुसार जब्त कर सकती है। अधिविधान और सब्सक्रिप्शन।
प्रविवरण में उल्लिखित अंशों की संख्या से अधिक अंशों हेतु जनता से आवेदन मिल जाए तो इसे अधिअभिदान कहेंगे और सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अधिअभिदान की स्थिति में कुछ आवेदकों को उनके आवेदन का पैसा लौटा दिया जाता है और कुछ अथवा सभी आवेदकों को उनके आवेदन के अनुपात में आनुपातिक रूप से बंटन, यथानुपात बंटन, प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन और अलॉटमेंट कर दिया जाता है। आवेदन पर आवेदन राशि से अधिक प्राप्त राशि आवंटन पर समायोजन के पश्चात अग्रिम मांग खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। तत्पश्चात अग्रिम मांग खाते से मांग राशियों की प्राप्ति का समायोजन किया जाता है। अग्रिम मांग राशि पर 12% वार्षिक ब्याज देय होता है। अंश पूंजी का चिट्ठे में प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष में अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी इश्यूड कैपिटल, प्रार्थित अंश पूंजी सब्सक्राइब कैपिटल, मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल एवं चुकता अंश पूंजी पेड अप कैपिटल को प्रदर्शित किया जाता है। चिट्ठे के योग में केवल चुकता अंश पूंजी बकाया मांग राशि को घटाकर ही शामिल किया जाता है। अंशों का हरण, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। मांग राशि का समय पर भुगतान न करने के कारण इस बकाया मांग के जारी रहने पर 14 दिन का नोटिस देकर कंपनी अंशधारी के अंशों का हरण कर सकती है। हरण करना या जब्त करना एक ही बात है। हरण किए गए इन अंशों पर प्राप्त राशि को हरण खाते में जमा कर दिया जाता है। अंशहरण खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में चुकता पूंजी के साथ तब तक जोड़कर दिखाया जाता है जब तक कि इन अंशों का पुनर्निर्गमन ना कर दिया जाए। अंशों के हरण पर लेखा प्रविष्टि के समय यदि ऐसे अंशों को जारी करते समय अंश प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है और अंश प्रीमियम खाते को क्रेडिट किया गया है तो उतनी ही राशि से अब डेबिट करते हैं। इसी प्रकार यदि अंशों को पूर्व में बट्टे पर जारी किया गया था और निर्गमन पर बट्टे खाते को डेबिट किया गया था तो अब उतनी ही राशि से हरण की प्रविष्टि के समय निर्गमन पर बट्टे खाते को क्रेडिट करेंगे। हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी इन हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन सममूल्य, प्रीमियम या बट्टे पर कर सकती है। यदि बट्टे पर पुनर्निर्गमन है तो इस अतिरिक्त बट्टे की राशि को अंशहरण खाते से डेबिट किया जाता है। तत्पश्चात अंशहरण खाते में जो शेष राशि रहती है उसे पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंश यदि सममूल्य या प्रीमियम पर पुनर्निर्मित किए गए हैं तो अंशहरण खाते का संपूर्ण शेष पूंजी लाभ है और इसे पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिन हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं हुआ है उन अंशों का अंशहरण खाते का शेष इसी खाते में ही जमा रहने दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं अंशों के निर्गमन से संबंधित। अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर्स। यदि कंपनी का अंतर्नियम अनुमति दें तो अंशधारी द्वारा स्वयं को भविष्य में मांग राशि चुकाने में असमर्थ पाने पर बिना प्रतिफल के स्वेच्छा से समर्पण करने पर यह अंशों का समर्पण कहलाएगा। यह अंशों का समर्पण अंशों के हरण से भिन्न है, परंतु ऐसी स्थिति में लेखा प्रविष्टियां अंशों के हरण के समान ही की जाती हैं। स्व अर्जित समता अंशों पर निर्गमन, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। प्रायः ये अंश बट्टे पर या बिना नकद प्रतिफल के संचालकों, प्रवर्तकों एवं कर्मचारियों को कंपनी की स्थापना एवं विकास में ज्ञान, बौद्धिक संपदा अधिकार या अन्य किसी स्वरूप में योगदान करने पर जारी किए जाते हैं। यह पूंजीगत खर्च है, अर्थात कि ख्याति के बदले पूंजी का निर्गमन कहलाता है स्व अर्जित समता अंशों का निर्गमन। अंशों का पुनः क्रय, बाईबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अधिनियम
2013 की धारा 68 के अनुसार एक कंपनी अपने जारी किए गए अंशों का पुनः क्रय करके उन अंशों को निरस्त करके अपनी पूंजी में कमी कर सकती है। यदि ऋणों की मात्रा पूंजी एवं संचयों के 2 गुने से अधिक ना हो तो अंशों का ऐसा पुनः क्रय अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में चुकता पूंजी के पेड अप कैपिटल के 25% तक हो सकता है। स्वयं के अंशों को पुनः क्रय करने के लिए विनियोग का विक्रय या ऋण पत्र जारी कर राशि एकत्रित की जा सकती है। इस प्रकार के पुनः क्रय पर बट्टे की राशि का आयोजन पूंजीगत संचय खाते से किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि एक कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन और उससे संबंधित स्थितियों में किस प्रकार से लेखांकन प्रविष्टि की जाती है। आपके सामने है स्लाइड पर, आने वाली स्लाइड्स पर भी कुछ एंट्रीज हैं, इसी प्रकार की प्रविष्टियां हैं। पहला, इसी क्रम में आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन साथ में हम लिखें कि वो क्या हुआ जिसके कारण ये प्रविष्टि की जा रही है। तो ये एक वित्तीय व्यवहार है और इसकी जर्नल प्रविष्टि हम कर रहे हैं। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जहां तक राशि की कैलकुलेशन की बात है, जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है उसको प्रति अंश आवेदन राशि से गुणा कर दें तो यह राशि प्राप्त होगी। यही राशि शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगी। ध्यान रहे, आवेदन के समय ही ऐसा होता है कि दूसरी जो हम प्रविष्टि करते हैं, आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरण करने पर आवंटन के समय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसी समय ऐसा होता है कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है दूसरी एंट्री में, प्राप्ति पहले और पूंजी खाते में हस्तांतरण बाद में। जबकि आने वाले समय में बाद वाली स्लाइड्स पर आप देखेंगे कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल आदि समय में कैपिटल पहले, कैपिटल वाली प्रविष्टि पहले होगी और बैंक में प्राप्ति की प्रविष्टि उसके बाद में की जाती है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, निर्गमित अंशों की संख्या को प्रति अंश आवेदन की राशि से गुणा कर दे तो ये राशि इसमें लिख दी जाएगी। अंतर देख रहे हैं आप, ऊपर पहली प्रविष्टि में आवेदित अंशों की संख्या है और दूसरी प्रविष्टि में निर्गमित अंशों की संख्या है। और ध्यान रहे कि जब भी आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं तो उसमें जो प्रविष्टि राशि की कैलकुलेशन हम करते हैं वो हमेशा अंकित मूल्य या फेस वैल्यू के आधार पर ही की जाती है। इसमें प्रीमियम या बट्टे का कोई समायोजन इक्विटी शेयर कैपिटल खात अकाउंट की राशि की गणना में नहीं होता है। आवंटन राशि देय होने पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पर अगर ये जो अंश हैं वो डिस्काउंट पर जारी किए गए हैं तो आप यहां देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डीआर, तो डेबिट साइड में ये लिख देंगे। और अगर यही अंश प्रीमियम के ऊपर निर्गमित किए गए हैं तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर ये दोनों नहीं है, एट पार है, तो जो प्रविष्टि हम मूलतः देख पा रहे हैं इसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की राशि की गणना करते समय निर्गमित अंश को गुणा कर दे प्रति अंश आवंटन राशि से। अगर प्रीमियम पर इशू है तो प्रीमियम सहित, और अगर बट्टे पर है तो बट्टे को घटाकर अलॉटमेंट की राशि ज्ञात की जाती है। डिस्काउंट में राशि ज्ञात करने के लिए निर्गमित अंशों को प्रति अंश बट्टे की राशि से गुणा कर दें। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते समय निर्गमित अंशों को आवंटन राशि में अंकित मूल्य या फेस वैल्यू लिया जाता है, उसे गुणा कर दें। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर प्रीमियम का ही नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। प्राय आजकल हम सिक्योरिटी प्रीमियम ही क्रेडिट करते हैं। निर्गमित अंशों की संख्या को प्रति अंश प्रीमियम की राशि से गुणा कर दे तो यह सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि आ जाएगी। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, पहले ड्यू करते हैं अलॉटमेंट के समय में, आगे भी
प्रथम मांग पर, द्वितीय मांग पर, अंतिम मांग पर, इन पर भी पहले राशि देय करते हैं और उसके बाद में हम उसको प्राप्त करते हैं। चौथी एंट्री है आवंटन पर आधिक्य का समायोजन करने पर अगर हमें जितने अंश निर्गमित करने हैं उसकी तुलना में ज्यादा अंशों के लिए आवेदन राशि प्राप्त हुई है, तो वो जो आवेदन राशि है पिछली स्लाइड में हमने देखा वो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिटेड है, उसमें जमा है। उस राशि को उसमें से अगर प्रश्न में कुछ सूचना दे रखी है लौटाने की, तो ये प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक। यदि लौटाने के बाद में उसमें कुछ राशि का को रोक लिया जाता है आगे समायोजन करने पर, तो आवंटन पर समायोजन करते समय टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और आवंटन पर समायोजन करने के बाद में भी अगर कोई आधिक्य है और उसको भी रोका जाता है, लौटाया नहीं जाता, तो उसको टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। बीइंग एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, रिफंडेड और एडजस्टेड। इसमें से आप तीनों प्रविष्टियां, ये जो तीन आप मिक्स एंट्री है अलग भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अलग कर सकते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये अलग कर सकते हैं, या इस सेकेंड वाली एंट्री को हम अगली पांचवें में आवंटन राशि प्राप्त होने के साथ में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आवंटन के पश्चात शेष जो अगर रोक ली गई है राशि लौटाई नहीं गई है, तो उसको कॉल्स इन एडवांस में भी क्रेडिट किया जा सकता है। आवंटन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये राशि हमें प्राप्त हो जाती है। समायोजन के बाद देय आवंटन की राशि है जो यहां पर प्राप्त हो गई है। अगर किन्हीं अंशधारकों ने पैसा आवंटन के समय नहीं दिया है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर, शेष आवंटन राशि जो प्राप्त नहीं हुई है। ध्यान रहे इस आवंटन राशि प्राप्त के साथ में ऊपर वाली फोर्थ नंबर में एक एंट्री आपको दिख रही है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसका समायोजन, इसका मिक्सचर इस एंट्री के साथ में किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आवंटन के समय ये कैलकुलेशन सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन होती है, इसको बड़ी सावधानी से अलग अलग कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। आवंटन के समान ही फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल अगर ये अलग अलग हैं तो, या अगर एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको अलग अलग प्रविष्टियां की जा सकती हैं अलग अलग कॉल होने पर। अन्यथा ये एक प्रविष्टि आपके सामने है 6 नंबर पर आप देख रहे हैं इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड है तो सेकेंड, और फाइनल है तो फाइनल, और अगर पहली और अंतिम यही है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले आप राशि को देय कीजिए, पहले मांगिए, तो उसकी प्रविष्टि ये हो गई, निर्गमित अंशों की संख्या को उस पर्टिकुलर मांग राशि से गुणा कर दे। उस फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल पर प्रति अंश कितनी मांग की राशि है, अगर द्वितीय कॉल की एंट्री कर रहे हैं अगर आप, तो द्वितीय कॉल पर प्रति अंश मांग की राशि कितनी है उसको निर्गमित अंशों की संख्या से गुणा कर दे, तो यहाँ पे राशि की कैलकुलेशन हो जाएगी। यही मांग राशि चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, या फाइनल कॉल हो, या एक ही कॉल हो, तो प्राप्त होने पर यह एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। बैंक अकाउंट डीआर, मांग पर प्राप्त राशि, जितनी राशि हमें प्राप्त हुई है उस पर्टिकुलर कॉल के ऊपर। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, अगर उस प्रश्न में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पर अधिविधान हुआ तो एप्लीकेशन की राशि को कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर आवंटन के पश्चात किया गया होगा, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लें, शेष राशि ही हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर उस पर्टिकुलर कॉल पे, फर्स्ट पे या सेकंड पे या जैसी भी कॉल है उस पर कुछ अंशधारियों ने अपनी राशि का भुगतान नहीं किया है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर, यानी कि ये स्थिति प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगी कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर होता है या नहीं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर होता है, डेबिट होता है या नहीं। तो पुनः देखें तो बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, इफ देर इज सच कंडीशन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। निर्गमित अंशों की संख्या को उस पर्टिकुलर कॉल के प्रत्यंश मांग की राशि क्या है उससे गुणा कर दें, तो ये राशि यहाँ पर फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल के सामने क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, आप साइड में
डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में चिन्ह देख रहे हैं, जैसे कि 6 एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल के आगे आप हैश देख रहे हैं, तो यही राशि यहाँ पर भी है। 2 इक्विटी शेयर 7th एंट्री में लास्ट में क्रेडिट साइड में। और पिछली वाली स्लाइड पर आपने देखा था कि जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया गया था कॉल्स इन एडवांस के समय में, तो ये तीनों मिला के बराबर राशियां हो जाएंगी। अगर आवंटन की राशि या प्रथम या द्वितीय जैसी भी कॉल है, राशियों का अंशधारी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, वो कॉल्स इन एरियर्स ही बनी रही है वो राशि, तो ऐसी स्थिति में कंपनी चाहे तो उन अंशों को जब्त या हरण कर सकती है। तो उनके अंशों को फॉरफिट करने पर यह प्रविष्टि की जाएगी कि हमारी कैपिटल हमारे पास वापस आ जाएगी। पहले ये क्रेडिट हुई थी इशू करते समय, तो जब्त करते समय वापस आते समय ये डेबिट हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। अगर पहले जब मूलतः शेयर जब इशू किए गए थे, तो अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए थे, तो दो स्थिति हो सकती थी कि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो और प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हो। अगर प्रीमियम की राशि पहले प्राप्त नहीं है और उसको हमने क्रेडिट कर दिया है, तो ये पुनः यहाँ पर डेबिट कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। और अगर ये राशि प्रीमियम की पहले प्राप्त हो गई है, तो इसको डेबिट साइड में नहीं लिखा जाएगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स, जो भी बकाया राशि है, यहां पर हमने कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट अगर सेपरेट खोला हुआ है तो कॉल्स इन एरियर्स में लिखेंगे, और अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर नहीं किया हुआ है और वो राशि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल में पड़ी हुई है, तो उस खाते पर्टिकुलर को यहां पर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 2 शेयर फॉरफिटेड, ये जो अंश जब्त किए जा रहे हैं, इस पर अब तक कुल मिला के कितनी राशि प्राप्त हो गई है, उस प्राप्त राशि को भी जब्त खाते में डाल दिया जाता है, अंश हरण खाते में डाल दिया जाता है। अगली एंट्री है 9, इन्हीं हरण किए गए अंशों का अगर कंपनी पुनर्निर्गमन कर रही है, तो पुनर्निर्गमन पे जो प्राप्त राशि है वो बैंक में चली जाएगी। पुनर्निर्गमन पर अगर बट्टा दिया जा रहा है, तो ध्यान रहे यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर खाते को डेबिट नहीं करते हैं, और पुनर्निर्गमन पर अगर डिस्काउंट है तो उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो डेबिट साइड में आप देख रहे हैं ब्रैकेट में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया पुनर्निर्गमन पर बट्टे की राशि से। जितनी अंश पूंजी है आप शेयर जारी कर रहे हैं, पुनर्निर्गमन किया जा रहा है जब्त किए गए अंशों में से, उनको अंकित मूल्य से गुणा कर दें तो 2 शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल की राशि आ जाएगी। और अगर ये पुनर्निर्गमन प्रीमियम पर किया जा रहा है, तो उस प्रीमियम पुनर्निर्गमन पर प्रीमियम की राशि 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसमें आ जाएगी। इसी पृष्ठ पर सामने आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में XX का मार्क लगा हुआ है, और 9th एंट्री में शेयर फॉरफिटेड के सामने भी XX का मार्क लगा हुआ है, और 10th एंट्री में भी डेबिट साइड में शेयर फॉरफिटेड के सामने XX का मार्क लगा हुआ है। तो 8 नंबर का जो क्रेडिट का अमाउंट है, वो अगर अंशों का पुनर्निर्गमन हो गया है और पूंजी संचय खाते में शेष को ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि ये मान लिया गया है कि अगर समस्त जितने भी अंश हरण किए गए थे उन समस्त अंशों का पुनर्निर्गमन हो गया है, तब 8 नंबर एंट्री का क्रेडिट का ये शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस बराबर हो जाएगा 9 और 10 नंबर के डेबिट के योग के। 10वीं एंट्री पुनर्निर्मित अंशों के अंश हरण खाते का शेष पूंजी संचय में हस्तांतरित करने पर, कि हमने अंश को हरण कर लिया है और उस अंश को पुनर्निर्गमित भी अगर कर दिया है, तो डिस्काउंट होने पर 9th एंट्री में वो डेबिट हो गया होगा। कुल मिला के क्रेडिट राशि है वो 8th एंट्री में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में यहां पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो भी शेष है इस खाते का। 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। और नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो भी ऐसे हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पे जो भी लाभ हो रहा है वो शेयर फॉरफिटेड खाते में था, और पुनर्निर्गमन कर देने पर वो इस खाते से निकलकर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि अगर सारे अंश जो हरण किए गए हैं उन समस्त अंशों का निर्गमन अगर नहीं हुआ है,
तो जिन अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं हुआ है उन अंशों का शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का शेष शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही रहता है, उस वाले अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ मूल प्रविष्टियां हैं जो हमने देखी कि किस प्रकार से की जाती है, उनकी राशियों की गणना किस प्रकार से की जाती है। इस प्रकार से अगर कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस के ऊपर ब्याज से संबंधी कोई बात प्रश्न में क्या रखी है तो वो प्रविष्टियां और हम कर सकते हैं, और इन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर अगर हमें खाते बनाने को कहा गया है तो इन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर हम संबंधित खाते भी बना सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इश्यू ऑफ शेयर से संबंधित प्रविष्टियां हमें करनी चाहिए। आवंटन के समय में जो राशि की कैलकुलेशन होती है दोनों तीनों प्रविष्टियों में, उनको बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि उनमें आने वाले अधिअभिदान की स्थिति में कुछ अंश राशियों का समायोजन हम एप्लीकेशन के थ्रू भी करते हैं, और राशि प्राप्त नहीं होने पर बकाया रहने पर उसका समायोजन भी किया जाता है। तो आवंटन की राशियों की गणना बड़ी सावधानी से कर लें, और इस प्रकार से प्रविष्टि हम कर लें अगर, तो हमारा एक सवाल पूरा हो जाता है। धन्यवाद।